एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम बाय स्टीवन स्पेंडर। बहुत ही खूबसूरती से लिखी हुई पोएम जो हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ हैं उनका पर्दाफाश करती है। जानते हैं इसका एक इंट्रोडक्शन छोटा सा। The poem written by Stephen Spender describes the social inequalities which are prevailing in the society. In the poem, he describes the condition of the students of an elementary school which is situated in a slum area. स्लम होता है जहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं, जो काफ़ी लो इनकम वाले लोग जहाँ रहते हैं, आपने सुना होगा। तो वहाँ पे एक एलिमेंट्री स्कूल बना है जो छोटे बच्चों के लिए होता है, दैट इज़ एलिमेंट्री। एंड लाइक फर्स्ट टू फिफ्थ समझ लो। तो वो है वहाँ पे जो जो प्रॉब्लम्स बच्चे फेस कर रहे हैं, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, उस पे पोएम में रोशनी डाली गई है। The poet wants to draw attention of everyone towards these kids so that their lives can be improved. And they may get trained to become good citizens rather than criminals. जो इन बच्चों के आसपास सोसाइटी है, जो इनका एनवायरनमेंट है, उससे तो यही पता चल रहा है, ये हम गेस कर सकते हैं कि ये बड़े होके अच्छे नागरिक नहीं बन सकते, क्योंकि इनको गाइड करने वाले लोग ही बुरे हैं। आगे आप पोएम में पढ़ोगे कि कैसे इनके आसपास बहुत करप्शन है। इस पोएम में कोई फिक्स्ड राइमिंग स्कीम नहीं है। इट इज़ रिटन इन फ्री वर्स। फ्री वर्स का मतलब है पोएट ने राइमिंग वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया है, नॉर्मल बिना राइम के वर्ड्स उन्होंने लिखे हैं। एंड हाँ, स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि जो ये पोएट है, इनका नाम स्टीफन नहीं है, हिज नेम इज़ स्टीवन। स्पेलिंग में पी एच आता है, लेकिन आप वी बोलोगे। हम लोग बहुत ही जनरली, मैंने देखा है बच्चों को गलती करते हुए, डोंट से स्टीफन, हम इन्हें कहेंगे स्टीवन, ऐसे ही नाम आप बोलोगे। स्टार्ट करते हैं पोएम से। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस। फार फार दो बार यूज़ किया ये बताने के लिए कि कितनी दूरी है इन बच्चों के चेहरों में और हवाओं में। इन बात के मतलब जो हैं, दो मीनिंग हो सकते हैं इसके। एक है कि इन बच्चों के मुंह पे हवा नहीं लगती, एक बहुत बंद कमरे में है, बहुत एक बंद सी जगह में है, इनके ऊपर हवा नहीं आती, ये तो लिटरल मीनिंग है। सेकंड मीनिंग है फिगरेटिव मीनिंग, जो एक मेटाफर की तरह बताया हुआ है इन्होंने। क्या मीनिंग है कि जो बच्चे हैं वो एक एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ रहे हैं जो स्लम में है। इन बच्चों के चेहरे बहुत डल हैं, उन चेहरों में एनर्जी नहीं है। तो एनर्जी को उन्होंने विंड से कंपेयर किया है कि चेहरे पे विंड नहीं आ रही, एक तो हवा नहीं आ रही, बंद कमरा, ऊपर से चेहरे पे एनर्जी नहीं है, ये इन्होंने बताया। लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टर्न राउंड द पैलर। आपने साइंस में पढ़ा होगा वीड्स। वीड होते हैं अनवांटेड प्लांट्स जो खुद ब खुद उग जाते हैं क्रॉप के साथ। तो इन बच्चों को वीड्स से कंपेयर किया है, क्योंकि इन बच्चों को इनके माँ बाप और सोसाइटी वीड्स ही तो मानते हैं, यूजलेस। इन्हें पढ़ाने लिखाने की क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं, यूजलेस है। तो इनको वीड्स से कंपेयर किया है। और एक सटायर इन्होंने किया है, सटायर मारा है कि बच्चों को वीड्स मानते हैं। द हेयर टर्न राउंड देयर पैलर। पैलर होता है एक डल पीला फेस, जिसमें ऐसा लगे देख के कि बच्चा खाता पीता नहीं है और बहुत ही कमज़ोर है। इनके बाल उजड़े हुए हैं, कंघी नहीं करते, या तो टाइम नहीं मिलता होगा या बेचारों के पास कंघी नहीं होगी, इतनी फुर्सत नहीं होगी। इनके पेरेंट्स भी ध्यान नहीं देते, मतलब बहुत बुरी हालत है बच्चों की। द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड। एक लंबी लड़की है क्लास में जिसका सर झुका हुआ है। अब ये दो रीज़न से हो सकता है, या तो थकान से, क्योंकि वो गरीब है, कि उस माँ बाप उससे काम करवाते होंगे। सेकंड रीज़न शेम से, वो शर्मिंदा हो रही है कि मैं गरीब हूँ। तो कोई गरीब बंदा होता है वो कभी सर उठा के नहीं चल सकता, वो हमेशा उसका सर झुका रहेगा, वो शर्मिंदा होता रहेगा कि अरे मैं गरीब हूँ, कितनी बुरी बात है, अपनी किस्मत को रो रही थी वो। द पेपर सीमिंग बॉय विद रैट्स आइज। पेपर सीमिंग, पेपर जैसा लड़का, लड़के को पेपर की शीट से कंपेयर किया ये बताने के लिए कि लड़का कितना पतला है। ओके। रैट्स आइज, चूहे जैसी आंखें बोली हैं उसकी। क्यों? अब चूहा क्या होता है? ग्रीडी, उसे जहां खाना दिखा उसकी आंखें चमक जाती हैं, वो पीछे पड़ जाता है खाने के। तो इस बच्चे की आंखों को चूहे की आंखों से कंपेयर किया ये बताने के लिए कि इसके अंदर भी एक भूख है, एक ग्रीड है। घर पे इसे खाना वाना या फैसिलिटीज नहीं मिलती, तो ये बाहर ढूंढ रहा है, इससे लाइफ में कुछ अचीव करना है, इसे अचीव करने की भूख है और खाने की भी भूख है। दैट इज वाई रैट्स आइज। द स्टंटेड अनलकी heir of twisted bones, reciting a father's gnarled disease, his lesson from his desk. अब एक लड़के की बात करिए जिसकी जो ग्रोथ है वो रुकी पड़ी है।
स्टंटेड मीन्स रुकी पड़ी है ग्रोथ, क्यों? क्योंकि खाता पीता नहीं है, मैल न्यूट्रिशन है उसको, खाना पीना अवेलेबल नहीं है उसके पास। अनलकी एयर, एयर होता है वारिस, सक्सेसर। ये कह रहे हैं कि ये लड़का एक है जिसकी बॉडी में कुछ बीमारियां हैं, इसकी हड्डियां जो हैं वो ट्विस्टेड हैं। इसको एक बीमारी है ट्विस्टेड बोन्स की, जो इसे अपने पापा से विरासत में मिली है। यानी इसके पापा इसे पैसे, फैसिलिटी, खाना पीना तो बेचारे दे नहीं सके, बस विरासत में बीमारी दे दी। ये यहाँ पोएट ने बताया। नाल्ड मतलब होता है रफ। तो ये कह रहे हैं कि एक बच्चा है जो अपनी डेस्क पे है, वो लेसन को पढ़ रहा है बुक में से, लेकिन उसकी हड्डियाँ मुड़ी नहीं है, वो बेचारा ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसे ट्विस्टेड बोन्स वाली बीमारी है, अपने पापा से उसे वो मिली है। अब एक बच्चे की बात करी गई है जो क्लास में सबसे पीछे बैठा हुआ है। एट बैक ऑफ द डेम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग। एक अननोटेड बच्चा जिसे कोई देख नहीं रहा, ना वो उसे देख रहा है। तो पोएट की नज़र जाती है उस बच्चे पे जिसकी शक्ल छुप रही है बाकी बच्चों की वजह से, बस उस बच्चे की आंखें दिख रही हैं जिन आंखों में चमक है। तो पोएट ने नोटिस किया ये बच्चा खिड़की से बाहर देख रहा है, छोटा सा बच्चा है, स्वीट और यंग, बाहर देख रहा है, गिलहरियों को खेलते हुए देख रहा है। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, किसी बात के वो सपने देख रहा है। हो सकता है वो ट्री के पास स्क्विरल से खेलना चाह रहा हो, और स्क्विरल्स गेम इन ट्री रूम अदर देन दिस। उसका क्लास में ध्यान नहीं है, वो उसके मन में कुछ अलग ही वो सपने सजा रहा है। उसे मे बी गिलहरी के साथ खेलना है, उसे लाइफ में कुछ करना है, वो बहुत गहरी सोच में था बच्चा। इस पैराग्राफ में जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुए हैं वो हैं सिमिली। सिमिली में बच्चों को कंपेयर किया है रूटलेस वीड्स के साथ। लाइक लगाते हैं ना हम सिमिली में, लाइक और एज। सेकेंड है मेटाफोर। मेटाफोर क्योंकि बच्चे को पेपर से कंपेयर किया है विदाउट यूजिंग लाइक और एज। तो मेटाफोर और सिमिली में ही तो फ़र्क होता है कि लाइक और एज एक में लगता है एक में नहीं, तो दिस इज अ मेटाफोर। फिर है रेपिटेशन, फार फार, स्टार्टिंग में 2 बार फार लिखा, ये बताने के लिए कि कितनी दूरी है, टू स्ट्रेस। ऑन सावर क्रीम वॉल्स डोनेशंस, शेक्सपियर्स हेड, क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज। इसमें इन्होंने ये बताया है कि जो स्कूल की दीवारें हैं उनका कलर क्रीम है, जैसे खट्टी क्रीम होती है सावर क्रीम, सावर मीन्स खट्टी, वैसा कलर है। इसका मतलब तो ये है कि जो दीवारें हैं वो क्लीन नहीं है, वो गंदी हैं, उनका फीका कलर है, और उनको रिसेंटली पेंट भी नहीं किया गया, बहुत टाइम हो गया उन्हें पेंट करे हुए। ये दर्शाता है कि क्या हालत है उस स्कूल की और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की। उसके बाद ये कहते हैं कि उस वॉल्स में बहुत सारे चार्ट्स और इमेजेस लगी हुई हैं, और जाहिर सी बात है वो सब इमेजेस और चार्ट्स किसी ने, अमीरों ने डोनेट ही करी होंगी, नहीं तो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है नहीं कि वो खुद उसके लिए अफोर्ड करें वो सब। फिर मिस्टर शेक्सपियर की एक फ़ोटो है वॉल पे, उनका जो हेड है वो बॉल्ड है। बॉल्ड मीन्स वो गंजे थे वो, अगर आप उनकी फ़ोटो देखो तो उनका जो सर है वो ऐसा लग रहा है एक सूरज उग रहा है उनके सर को देख के। सर की शेप आ रही है सेमी सर्कुलर शेप है, तो होराइजन में से सन निकल रहा है, ऐसा लग रहा है एट द टाइम ऑफ डे ब्रेक, यानी डॉन के टाइम पे। डॉन मीन्स अभी अभी सुबह होने वाली है, लाइक हो रही है, बहुत अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, सन उग रहा है, और उनकी जो सर है ऊपर का बॉल्ड हेड वो सन जैसा लग रहा है उगते हुए। डोम शेप आ रही है, गुंबद जैसी शेप आ रही है, बॉल्ड हेड है ना, इमेजिन करो बॉल्ड, ऐसा लग रहा है वो जो सन है वो छुपा हुआ है सब सिटीज़ के पीछे, क्योंकि उनकी फ़ोटो मिक्स हुई पड़ी है ना बाकी फ़ोटोज़ के साथ, तो ऐसा लग रहा है वो सन सिटीज़ के पीछे है, जो हमेशा होता ही है, पीछे से दिखता है, बिल्डिंग्स के पीछे से सन दिखता है। फिर एक पिक्चर है टिरोलीज वैली की, आगे इन्होंने कहा है बेल्ड फ्लावरी टिरोलीज वैली। एक टिरोलीज वैली है इसकी ब्यूटीफुल फ्लावर्स की जो फोटो है वो है। उसके बाद है एक इमेज ऑफ अ मैप विच हेल्प्स ऑल इन इट्स ओन वे। एक ऐसा मैप जो देखने वाले को हेल्प करेगा, क्योंकि मैप्स हमेशा रास्ते के लिए हेल्प करते हैं। बट आप एक बात सोचो, इन बेचारे गरीब इम्पॉवरिस्ड बच्चों के लिए उस मैप का कोई पॉइंट है क्या? उनकी दुनिया उस मैप जैसी है? उनकी दुनिया में बस इतना ही है कि वो विंडो से बाहर देख सकते हैं और ये सोच सकते हैं कि काश हम भी एक मतलब ओरिजिनल असली दुनिया में होते हैं। हम असली दुनिया से दूर हैं। असली दुनिया में कितने सारी फैसिलिटीज़ हैं, कितने अच्छे अच्छे लोग हैं और खुला आसमान है, वो सब फ्री हैं, दे हैव फ्रीडम। लेकिन नहीं, हमारी दुनिया बस एक छोटे से कमरे में है और वो भी कमरा अच्छा नहीं है। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, एंड येट for these children, these windows, not this map, their world, where all their futures painted with a fog.
उन्हें पता है कि उनका जो फ्यूचर है वो धुंधला है, वो क्लियर नहीं है, फॉग है उनके फ्यूचर में, उनको अपना फ्यूचर दिख ही नहीं रहा, इट इज़ नॉट ब्राइट। क्यों? क्योंकि उनकी हालत अभी से ऐसी है तो फ्यूचर में तो और बुरी होने वाली है। पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है, पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है, खाना नहीं खा पा रहे हैं बेचारे, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? इनके फ्यूचर में सिर्फ डार्कनेस है। और फ्यूचर को कंपेयर किया गया एक पतली गली से। पतली गली, पतला रास्ता, यानी कोई वाइड स्कोप नहीं है उनकी लाइफ में, कोई बड़ा स्कोप नहीं है, एक पतली सी गली है, उसी में से गुजरना है बेचारों ने। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई, फार फार फ्रॉम रिवर्स, केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स। लेड स्काई, लेड का कलर कैसा होता है? डार्क। तो कंपेयर किया गया है डार्क उनके फ्यूचर से। डोनेशंस हम सब जानते ही हैं जो चैरिटी में लोग देते हैं। डॉन मीन्स अर्ली मॉर्निंग। सिविलाइज्ड डोम, यानी कि होराइजन से सन निकल रहा है, सेमी सर्कल शेप बन रही है शेक्सपियर के सर से। टिरोलीज वैली, ऑस्ट्रियन वैली है एक। फिर है सील्ड, मतलब कि लॉक करना। लेड मैंने आपको बताया। एंड केप्स, अ लार्ज पीस ऑफ लैंड दैट स्टिक्स आउट इनटू द सी फ्रॉम द कोस्ट। ओके, सो इन्होंने यही कहा है कि बच्चे, दे आर वेरी फार फार अवे फ्रॉम द रेडियंट लाइट ऑफ नॉलेज एंड एजुकेशन। ना उनके पास नॉलेज है ना एजुकेशन है, ओइंग टू देयर पेरेंट्स मॉनेटरी स्टेटस। इस स्टैंजा में जो मेटाफोर है वो है वॉल्स को सावर क्रीम, खट्टी क्रीम से कंपेयर किया गया है। कंपैरिजन, मेटाफोर। बच्चों के फ्यूचर को लिमिटेड बताया गया है। पतली गली, लेड स्काई, देखा आपने, पतली गली और लेड, डार्क स्काई, तो ये भी एक कंपैरिजन है। एक और है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब होता है हम वॉवल्स जब रिपीट करते हैं वर्ड्स में, उसे एसोनेंस कहते हैं। अब यहाँ पे क्या रिपीट हुआ है? ई, ई वॉवल यूज हुआ है, ई वॉवल की साउंड यूज हुई है, जैसे कि बेल्ड, फ्लावरी, टिरिलीज, वैली, सब में ई ई ई ई की साउंड है। दिस मीन्स एसोनेंस। एक और है अल्यूजन, रेफरेंस टू वेल नोन पर्सन और प्लेस। अल्यूजन होता है जब आप अपने पोएम्स के अंदर किसी बहुत ही वेल नोन, जानी पहचानी जगह का रेफरेंस देते हो जो लोगों को सुनते ही समझ आ जाए, उसे कहते हैं अल्यूजन। यहाँ पे शेक्सपियर और टिरोलीज वैली, दो फेमस चीज़ें, उनका जिक्र किया है। और लास्ट में है पोएटिक डिवाइस रेपिटेशन, यानी कि फार फार। याद है फर्स्ट स्टैंजा में भी फार फार रिपीट था, इसमें भी फार फार रिपीट किया गया। आते हैं स्टैंजा नंबर 3 पर। Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example, with ships and sun and love, tempting them to steal. Wicked means evil, बुरा। Tempt करना, किसी को लालच देना, झांसा देना, persuade करना। तो पोएट कहते हैं कि ये जो बच्चे हैं, ये स्लम एरिया में रह रहे हैं, इन्होंने ज़िंदगी भर इतनी हार्डशिप्स, इतनी दिक्कतें फेस करी हैं कि वो हर दूसरे इंसान को अपना दुश्मन समझते हैं। उन्हें लगता है ये बंदा मेरे नुकसान के लिए यहाँ पर है। उनके लिए शेक्सपियर भी एक बुरा बंदा है, ईविल मैन। उनको शेक्सपियर का एस भी नहीं पता, ये ओथेलो, रोमियो जूलियट, कुछ नहीं पता। उन्हें नहीं पता शेक्सपियर कितना इंपॉर्टेंट बंदा था अपने काम में, अपनी फील्ड में, इसलिए वो उसे बुरा आदमी समझते हैं। वो कहते हैं कौन है ये आधा गंजा इंसान, हु इज़ दिस मैन, हमें इससे मतलब नहीं है, हो सकता है हमारी बुराई के लिए हो। वो सबको बुरा समझते हैं। दे हेट ऑलमोस्ट एवरीवन। उन्हें कभी किसी से प्यार नहीं मिला, किसी से लाइकनेस नहीं मिली, किसी ने इनको लाइक नहीं किया, तो ये क्यों दूसरों को लाइक करें? तो ये भी सबको हेट करते हैं। देयर डिज़ायर ऑफ बीइंग लव्ड बाय अदर्स फोर्सेस देम टू स्टील। चुराने का इनका मन करता है कि काश हमें भी दुनिया प्यार करे, हमसे भी सब प्यार करें, हमें अच्छी नज़र से देखें, तो हम भी अमीर बनेंगे, क्योंकि अमीरों को ही तो सब प्यार करते हैं। ऐसा है बच्चे सोचते हैं, जो कि मोस्टली सही है आजकल की दुनिया में। तो ये इनको मोटिवेट करता है कि ये तुम चुराओ, चुरा के अमीर होवो, अमीर होके लोग आपको प्यार करेंगे, ये इनकी थिंकिंग है। For lives that slyly turn in their cramped holes from fog to endless night, on their slag heap these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass like bottle bits on stones. Slyly का मतलब होता है ट्रिकीली, क्रैम्ड होता है कन्फाइंड, किसी चीज़ को किसी जगह में दबा के रखना ताकि वो निकल ना सके, उसको सफोकेट करना, ऐसे जैसे क्रैम्ड फॉर रूम। ओके, स्लैग मीन्स वीक। तो यहाँ पे जो पोएट हैं वो कह रहे हैं कि उनकी जो लाइफ है, इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स एन एंडलेस नाइट। उनकी ज़िंदगी एक ऐसी रात है जो ख़त्म ही नहीं हो रही है। मतलब उनकी जो परेशानियाँ हैं एक ना ख़त्म होने वाली रात के बराबर है, कि अंधेरा छट ही नहीं रहा है,
अंधेरा ख़त्म नहीं हो रहा, कभी रोशनी कब आएगी बेचारों की लाइफ में। दे लिव इन स्मॉल होम्स, छोटे घरों में रहते हैं और फाइनली वो वहाँ पे रहने में यूज टू हो रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास और कोई चारा ही नहीं है। ये बच्चे इतने पतले हैं कि हम उनकी बोन्स देख सकते हैं थ्रू द थिन लेयर ऑफ स्किन। उनकी जो स्किन है वो एक कपड़े की पतली सी लेयर जैसी है और अंदर से बोन्स दिखाई दे रही हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों के पास अप्रोप्रिएट खाना नहीं है, दे सफ़र फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन। ये वो चश्मे पहनते हैं जो स्टील से बने हैं, स्टील के सस्ते चश्मे जो आंखों पे जोर डालते हैं, आंखों में चुभते हैं, आसपास फेस पे ना निशान पड़ जाते हैं, वेरी अनकंफर्टेबल। जो लेंस हैं, जो चश्मे के लेंस हैं, वो भी रिपेयर्ड हैं। और रिपेयर करने से क्या होता है, जो ग्लास के टुकड़े उसमें से निकल रहे हैं वो ग्लास आंखों में चुभ सकता है, यानी बहुत ही घटिया और चीप चश्मे। All of their time and space are foggy slum, so blot their maps with slums as big as doom. Blot का मतलब होता है to mark with a spot, निशान लगा दो, and doom means disaster, सब खत्म हो जाए, ऐसी कोई बड़ी विपदा। पोएट यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि इन बच्चों ने बहुत सारी चीज़ें फेस करी और आगे भी करेंगे। इन स्लम्स की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, ये झुग्गी झोपड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं, और इससे क्या होगा, इन बच्चों का फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्योंकि जब कोई वायरस फैलता है तो उसमें से निकलने में उतनी प्रॉब्लम आती है। स्लम्स भी एक काइंड ऑफ वायरस ही हैं। ये जितना ज़्यादा बढ़ेंगे, फैलेंगे, बच्चे उसमें उतना फंसते जाएंगे, एंड इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर सच किड्स टू एस्केप फ्रॉम देम। लिटरेरी डिवाइसेस की बात करते हैं इसमें। मेटाफोर, इनके घरों को होल से कंपेयर किया है, क्रैम्प्ड होल्स, जैसे सांप का बिल होता है ना होल, वैसे करके उससे कंपेयर किया है। सिमिली, देयर रिपेयर्ड स्पेक्टिकल्स लाइक बॉटल्ड बिट्स ऑन स्टोन्स। लाइक यूज़ किया है, इनके चश्मों के रिपेयर्ड ग्लास को कंपेयर किया है। एलिटरेशन होता है हिंदी में अनुप्रास अलंकार, जब एक साउंड को हम वर्ड की स्टार्टिंग में रिपीट करते हैं लगातार, जैसे फ्रॉम फॉग, इसमें रिपीट हुआ है एफ, तो यहाँ पे एलिटरेशन है। लास्ट स्टैंजा पर आते हैं। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs break, open till they break the town, and show children to green fields and make their world run azure on gold sands. Catacombs होते हैं एक टूम्ब या मज़ार टाइप सिमेटरी जहाँ पे लोगों को गाड़ा जाता है, दफनाया जाता है। टूम्ब कह लो, मकबरा। एंड एजर एक कलर होता है विच इज़ डीप ब्लू कलर, वो एजर होता है। तो पोएट कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है उनको इन बच्चों की प्रॉब्लम्स पे ध्यान देना चाहिए, दे शुड नोटिस। इन्होंने नाम लिया है गवर्नर का, इंस्पेक्टर का, विजिटर का, इन सबको ध्यान देना चाहिए। वो कहते हैं कि इन बच्चों की लाइफ को चेंज करो, और जो दुनिया का मैप इनकी क्लास में लगा है ना, उसको उनके लिए सच्चाई बनाओ, क्योंकि दुनिया के मैप का कोई पॉइंट ही नहीं है। दुनिया क्या है इनके लिए? एक पतली गली जिसमें ऊपर काले काले बादल है। तो क्या फ़ायदा वर्ल्ड मैप लगाने का? उसको रियलिटी में कन्वर्ट करो। इनके ऊपर जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं ड्यू टू पॉवर्टी, उन बेड़ियों को तोड़ दो कि ये बच्चे भी आगे जाके कुछ लाइफ में कर सकें, कुछ बन सकें। क्योंकि मोस्टली जितने भी ग्रेट लोग होते हैं जो आगे जाके बहुत बढ़िया काम करते हैं, वो बहुत हम्बल और छोटे बैकग्राउंड से आते हैं। क्रिकेटर्स की भी बात करें, बड़े बड़े लोग मोस्टली हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। तो इनकी भी बेड़ियाँ तोड़ने की ज़रूरत है ताकि ये भी आगे जाके कुछ अच्छा काम करें। As this will take them away from fog to azure sky. Azure मैंने बताया डीप ब्लू, इनकी ज़िंदगी में फॉग है। फॉग से इनको खुले नीले डीप ब्लू आसमान की तरफ लेके चलेंगे। यही सब करने से इन गवर्नर, इंस्पेक्टर सबकी अटेंशन अगर मिलेगी तो इनकी ज़िंदगी में भी एक ब्लू स्काई हो जाएगा एजर कलर का, और इनकी डार्कनेस ख़त्म हो जाएगी, इनका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। And let their tongues run naked into books, the white and green leaves open. अब पोएट कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि ये बच्चे एक्सपीरियंस करें सैंड को। सैंड मीन्स यहाँ पे नेचर इन्होंने बताया हुआ है, और नेचर की ब्यूटी को एक्सपीरियंस करें ताकि वो एक्सपीरियंस करके नॉलेज गेन करे। हेलन केलर जो थी, जंगल में गई थी, उन्होंने भी छू छू के जंगल को फील किया, एक्सपीरियंस किया, नॉलेज ली। उनकी आंखें नहीं थी, रिमेंबर। इन बच्चों की तो आंखें हैं, ये तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हैं नेचर से। दे विल देन गो थ्रू द वाइट एंड ग्रीन लीव्स। यहाँ पे वाइट लीव्स का मतलब है किताबें, यानी पन्ने, पेजेस। पेजेस क्या होते हैं? वाइट। सो वाइट लीव्स मीन्स किताबें, एंड ग्रीन लीव्स मीन्स नेचर, हरी पत्तियाँ। तो इनको दोनों तरीके की पत्तियों से हमें वाकिफ़ करवाना है। सफ़ेद पत्तियाँ, वाइट लीव्स यानी पेजेस, किताबें,
यानी एजुकेशन, एंड ग्रीन लीव्स। लास्ट लाइन जो कि प्रॉबेबली इस पोएम की सबसे खूबसूरत लाइन है, हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन। इसका मतलब है अब जब इनका प्रोग्रेस हो रहा है तो क्या होगा, वो अपने लिए एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर पेंट कर सकेंगे। सन मीन्स रोशनी, लाइट, ब्राइटनेस। जब सन होता है वो क्या होता है, लाइट। सब उसको देख के इंस्पायर होते हैं, कितनी रोशनी है, कितना ब्राइट है। तो सन जैसे ही लैंग्वेज इज द सन, मतलब जिनके तौर तरीके सूरज जैसे हो जाएंगे वही हिस्ट्री बना पाएंगे, वही इतिहास रच पाएंगे। इतिहास रचने के लिए आपको भी सूर्य जैसा बनना है, एकदम ब्राइट, और लोगों को एनर्जी देनी है। अब आते हैं इसके लिटरेरी डिवाइसेस पे, जो कि सिर्फ दो हैं। मेटाफोर, बुक्स और नेचर को लीव से कंपेयर किया है पत्तों से, सफ़ेद पत्ते, ग्रीन पत्ते, तो मेटाफोर, कंपैरिजन। लास्ट में है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब होता है वर्ड रिपीट करना एक के बाद एक लाइंस में, कंसेक्यूटिव लाइंस में। तो वर्ड क्या है, रन। एक लाइन में था रन एजर, अगली लाइन में था रन नेकेड। तो यहाँ पे रन वर्ड को एक के बाद एक लाइंस में रिपीट किया है, विच इज कॉल्ड एनाफोरा। इसी के साथ इस पोएम की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म होती है। आई होप आपको समझ आई होगी ये पोएम। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।